तो कल जो हमारी क्लास थी तो मैंने आपको उसमें बताया था कि किस प्रकार से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो ब्रायोफाइट्स में होता है। सही है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो उससे पहले थोड़ा सा बेटा हमें यहाँ एक चीज़ समझनी है, जैसे कि जो गैमीटोफाइट होती है या जिसको थैलस हम लोग कह देते हैं, यानी गैमीटोफाइट या जो थैलस होता है ब्रायोफाइट्स का, ठीक है, तो वो दो तरह से होता है। एक तो होता है मोनोसियस। मोनोसियस का मतलब होता है कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो एक ही थैलस पे पाए जाते हैं। और एक होता है डायोसियस। ठीक है, दो तरह के होते हैं, मोनोसियस और डायोसियस। तो डायोसियस में क्या होगा कि मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो दो अलग अलग थैलस पे प्रेजेंट होंगे या दो अलग अलग बॉडी पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है। तो हमने देखा कि जो गैमीटोफाइट होता है इसमें यहाँ पे सबसे पहले जैसे हम बात करेंगे मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में, तो पहला होगा हमारा मेल सेक्स ऑर्गन। अब जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है तो मैंने आपको बताया था उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एंथ्रीडियम। जी, अभी मैंने पिछली बार लिखाया था आपको, एंथ्रीडियम जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन का नाम यहाँ पे लिया जाता है। ये तो जो एंथ्रीडियम होता है इसके अंदर हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से होता है। तो एंथ्रीडियम के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये पहली चीज़ मल्टी सेलुलर होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो इसकी शेप होती है वो तीन तरह की शेप में ये हमें देखने को मिलेगा। एक जो शेप होती है वो होती है एलिप्सॉइडल, और दूसरी शेप जो होती है वो क्लब टाइप की होती है इसकी, और तीसरी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल या ओवल शेप। सही है। दूसरी चीज़ अगर आप बोलेंगे कि ये थैलस पे कहाँ मिलेगा, तो इसकी ऑरिजिन जो है वो किस प्रकार की होती है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सुपर फेशियल इन ऑरिजिन, यानी ये आपको ऊपर की तरफ मिलेगा थैलस के, सुपरफिशियल इन ऑरिजिन मतलब ऊपर की तरफ। इसके अलावा ये कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें मॉसिस की, तो मॉसिस में ये एट द अपेक्स जो है वो पाया जाता है। तो लिख देंगे इन केस ऑफ मॉस फाउंड एट द अपेक्स। ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है। मॉसिस में ये अपेक्स के ऊपर पाया जाएगा एंड कवर्ड विद द पेरिकाइटल लीव्स, समझे, एंड कवर्ड विद पेरिकाइटल लीव्स। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मॉसिस में जो एंथ्रीडियम होता है वो किस प्रकार की पत्तियों से ढका रहता है, तो उसको हम लोग पेरिकाइटल लीव्स कह देते हैं। सही है। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एंथ्रीडियम है वो दो हिस्सों में बटा होता है। एक होता है इसका स्टॉक और दूसरी होती है इसकी बॉडी, समझे। अगर हम थोड़ा सा देखेंगे तो ये आपको कुछ इस टाइप का ऐसे करके नज़र आएगा, और यहाँ पे ये ऐसे करके इसका स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है, समझे। अब ये बाहर की जो लेयर आप देख रहे हो इसको हम लोग जैकेट लेयर बोल देते हैं, जो स्टेराइल जैकेट सेल की बनी होती है, और अंदर जो हमारा मांस है, जो सेलुलर मांस है, इसको सेंट्रल मांस कहा जाता है। ठीक है। तो हम बात करेंगे, ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है दैट इज़ नोन एज द स्टॉक, इसको स्टॉक कहते हैं। तो स्टॉक जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है शॉर्ट टाइप और एक होता है लॉन्ग टाइप। दो तरह का स्टॉक पाया जाता है। सही है। तो शॉर्ट टाइप जो स्टॉक होगा वो इस प्रकार के एंथ्रीडियम में पाया जाएगा, जो किसी कह सकते हो सॉकेट के अंदर सकन अवस्था में पाए जाते हैं। सही है। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, सकन एंथ्रीडियम में। अगर एंथ्रीडियम जो है अगर हमारी थैलस के अंदर धसी हुई है तो वहाँ पे आपका जो स्टॉक है वो थोड़ा छोटा होगा, और ये आपको देखने के लिए मिलता है। एग्जाम्पल में देखेंगे तो रिक्सिया जो है उसमें ऐसा मिलेगा, और जो मार्केंसिया है उसमें ऐसा आपको देखने को मिलेगा शकन टाइप का, जिसमें स्टॉक जो है वो छोटा होता है। सही है।
जो लॉन्गर स्टॉक होता है वो कहाँ पाया जाता है, जहाँ पे एंथ्रीडियम जो है वो अपेक्स पे जाकर के डेवलप होती है, जैसे मैंने आपको बताया था मोसिस। तो लॉन्ग जो है वो कहाँ मिलेगा आपको, मोसिस में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मोसिस में जो एंथ्रीडियम होती है वो एट द अपेक्स पे जाकर के डेवलप हो जाती है। सही है। अब देखिए ये जो बॉडी होती है, तो बॉडी के चारों तरफ ये हमारी अंदर वाला सेक्शन जो है दैट इज़ नोन एज द बॉडी। ये बॉडी है हमारी। तो बॉडी के चारों तरफ एक लेयर आपको नज़र आ रही है जो सिंगल लेयर है, और ये जैकेट सेल की बनी होती है जो स्टेराइल होती है। तो इसको हम लोग जैकेट लेयर भी कह देते हैं। सिंगल लेयर जो है वो किसकी बनी हुई है, जैकेट सेल की, तो इसको हम लोग जैकेट लेयर कह देंगे यहाँ पे। सही है। तो जो जैकेट लेयर होती है वो सेंट्रल मास को इनक्लोज करके रखती है, और जो इसके अंदर सेंट्रल मास होता है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सेंट्रल मास। तो जो सेंट्रल मास होता है वो क्यूबॉइडल सेल का बना होता है। किसका बना होता है, क्यूबॉइडल सेल। अब जो क्यूबॉइडल सेल होती हैं, तो क्यूबॉइड सेल को देखेंगे तो ये इन सेल को हम लोग कहते हैं एंड्रोसाइट्स। एंड्रोसाइट्स समझ में आ रहा है। तो एंड्रोसाइट्स जो हैं वो क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं, जो कहाँ पाई जाती हैं, सेंट्रल मास के अंदर पाई जाती हैं। अब जो एंड्रोसाइट्स होंगी तो जब इनका डेवलपमेंट होगा, मतलब इनमें कह सकते हो कि जब मियोसिस स्टार्ट होगी नहीं, तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, बाई फ्लैजिलेटेड मोटाइल जो मेल गैमीट हैं वो बन जाएंगे। है ये। तो यहाँ से क्या बनेगा, बाई फ्लैजिलेटेड मोटाइल मेल गैमीट। अब जो ये गैमीट्स बनेंगे तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, इनको कहेंगे एंथ्रोजॉइड्स। ये तो इस प्रकार से हमारे एंथ्रोजॉइड्स जो हैं वो यहाँ से बन के तैयार हो गए। तो ये हमारा किसके बारे में था, मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में। सही है। अब हम देखेंगे कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं तो उनका स्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार से होता है। सही है। तो नेक्स्ट जो है दैट इज़ द फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब देखिए ये जो एंथ्रोजॉइड्स बने हैं तो ये एंथ्रीडियम के अंदर एकदम कह सकते हो कि कम्प्लीटली रेस्टिंग स्टेज में रहेंगे जब तक कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो पूरी तरह से रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर नहीं हो जाता है। तो जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है तो यहाँ देखेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को मैंने पहले बताया था, इसको हम लोग आर्चिगोनिया कहते हैं। इसका नाम क्या होता है, आर्किगोनिया। ये आर्किगोनिया इसको कहा जाता है। अब इसमें हम देखेंगे तो ये भी मल्टी सेलुलर होता है। सही है। तो ये किस प्रकार का होता है, ये स्टॉक्ड होता है, मल्टी सेलुलर होता है एंड फ्लास्क शेप होता है, फ्लास्क शेप्ड। ये इसको आप देखेंगे। अब हम इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो आपको कुछ इस टाइप का जो है वो नज़र आएगा, ऐसे करके देखेंगे। ये अब इसमें क्या होगा, एक अंदर जो है इस तरह की एक स्ट्रक्चर और पाया जाएगा, इसके बाहर जो है ये लेयर पाई जाएंगी जिनको हम लोग स्टेराइल सेल्स बोल देते हैं। तो ये इस तरह से एक लेयर जो है वो स्टेराइल सेल्स की यहाँ पे होगी। ठीक है। और बाकी ये जो सेक्शन आप नज़र आ रहा है इसको हम लोग इसके अंदर एक जो सेक्शन होता है जैसे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो 8 होती हैं इनको हम लोग नेक कैनाल सेल कह देते हैं। इनको क्या कहते हैं, नेक कैनाल सेल। इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। सही है। अब इसके नीचे यहाँ पे 2 सेल होती हैं, तो 2 सेल को हमें देखना है ये इस तरह से। तो पहली जो अपर सेल होती है इसको हम लोग वेंटर सेल कह देते हैं, और ये अपर वेंट्रल होता है, और नीचे जो होता है ये लोअर वेंट्रल होता है, जिसको हम लोग कह सकते हो कि एग सेल के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि एग सेल के ऊपर एक वेंटर सेल जो है या वेंटर कैनाल सेल जो है वो पाई जाती है। ठीक है। तो अब जैसे जब इनमें एग सेल का जैसे डेवलपमेंट हो चुका है तो आप देखेंगे कि जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, तो फर्टिलाइजेशन जब होता है तो मैंने आपको पहले बताया था कि पहले आप जो एंथ्रीडियम होता है वो विद द हेल्प ऑफ वाटर डिसेंट हो जाता है, मतलब फट जाती है। तो जब फट जाती है तो एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं वो पानी के अंदर आ जाते हैं। फिर वो वहाँ से पानी की जो करंट होती है उसके साथ बहते हुए सीधा सीधा कहाँ पे आ जाएंगे, आपके नेक कैनाल सेल पे, यानी
आर्कीगोनिया के पास आ जाएंगे। आर्कीगोनिया के पास आने पर वहाँ पे एक केमिकल अट्रैक्शन जो है वो जनरेट होता है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो पानी होता है वो पानी ये अपर लेयर को यहाँ से हटा देता है भी। तो जो जैकेट सेल की लेयर जब यहाँ से लूज़ हो जाएगी, जैसे ही एंथ्रीडियम इसके टच में आएंगे तो ये एंथ्रीडियम इसके अंदर एंट्री कर जाते हैं। अब जैसे ही वो एंट्री करेंगे तो वाटर की करंट के साथ ही वो एंथ्रीडियम जो है वो ये नेक कैनाल सेल्स जो है वो लूज़ हो जाएंगी। जब ये लूज़ हो जाएंगी तो वो एंथ्रीडियम नीचे अंदर की तरफ आते चले जाएंगे जी, क्योंकि वो मोटाइल होते हैं, उनमें फ्लैजेला पाया जाता है। तो जब आते चले जाएंगे तो वो एग से आकर के अटैच करेंगे और इस तरह से इनमें फर्टिलाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सही है। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग यहाँ से देखेंगे कि इनमें फिर क्या क्या चेंजेस आते हैं। सही है। तो अब देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद इनमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ से समझ लेनी है। सही है, डिटेल में। तो देखिए पहले जब इनमें फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनेगा वो क्या बनेगा, जाइगोट। तो जाइगोट तक की जो स्टेज होती है ये कहाँ होता है, ये गैमीटोफाइट के अंदर ही बनता है। क्लियर। यानी जाइगोट तक जो स्टेज रहेगी वो डिप्लॉयड जाइगोट होगा, तो ये गैमीटोफाइट तक ही मतलब सीमित हो जाएगा यहाँ तक। सही है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ से फिर एक बनेगा एम्ब्रियो। यानी जब इसके अंदर डिवीज़न स्टार्ट होगा तो डिवीज़न स्टार्ट होने के बाद एम्ब्रियो बन जाएगा। तो यहाँ से आपकी स्पोरोफाइट जो है, स्पोरोफाइटिक स्टेज जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो एम्ब्रियो जो है वो आपका स्पोरोफाइटिक स्टेज में आता है। सही है। तो जब स्पोरोफाइटिक स्टेज होगी तो एम्ब्रियो जो है वो न्यूट्रिशन टेक करेगा, टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम गैमीटोफाइट। ये एम्ब्रियो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा, गैमीटोफाइट से लेगा, और गैमीटोफाइट से लेने के बाद इसके अंदर क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, यानी कह सकते हो कि सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगा। और सेल डिवीज़न स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे एक स्पोरोगोनियम नाम का स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगी, स्पोरोगोनियम। सही है। तो जो स्पोरोगोनियम जब डेवलप हो जाएगी तो यहाँ से आप देखेंगे जो स्पोरोगोनियम होगी वो किस प्रकार से होगी, तो ये हमारा हैप्लॉइड कंडीशन में आ जाएगा जी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कौन सी स्टेज जो है वो डिप्लॉयड होती है और कौन सी स्टेज जो है वो हैप्लॉइड होती है। तो जब स्पोरोगोनियम होगा तो स्पोरोगोनियम जो है वो 3 सेक्शन में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो पहला सेक्शन होगा हमारा फुट, जिसको हम लोग कहते हैं, और दूसरा होता है सीटा, और तीसरा सेक्शन होता है हमारा कैप्सूल। तो जो स्पोरोगोनियम होती है वो 3 सेक्शन में डिवाइड हो जाती है, फुट, सीटा, कैप्सूल। सही है। तो फुट जो होता है ये बेसल पोर्शन होता है। कैसा होता है, बेसल पोर्शन, यानी ये बिल्कुल बेस पे पाया जाता है और ये गैमीटोफाइट से जुड़ा रहता है। समझे। और वहाँ से जो फूड है, जो न्यूट्रिशन है, जिससे कि ये और डेवलपमेंट इसका अच्छी तरह से हो सके, तो वो यहाँ से लेता रहता है, फुट जो होता है। सही है। अब जो सीटा होता है, ये सीटा का वर्क क्या है, तो सीटा क्या करता है कि जो कैप्सूल होता है उसको एलिवेट करता है ऊपर की तरफ। समझे। तो हम लिख सकते हैं द सीटा एलिवेट, कह सकते हो द कैप्सूल हाई अप फॉर द, कह सकते हो कि हाई अप फॉर ईजियर डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स, ताकि जो कैप्सूल ऊपर की तरफ जब चला जाएगा तो उसके स्पोर्स जो है वो इजीली कह सकते हो डिस्पर्स हो जाएंगे। एंड ऑल्सो कंडक्ट द फूड मटेरियल फ्रॉम मैटर, कह सकते हो कि फ्रॉम फूड मटेरियल फ्रॉम द फुट टू कैप्सूल। सही है। तो जो सीटा है इसका पहला काम क्या होता है, पहला काम होता है हाई अप द कैप्सूल, यानी कैप्सूल को ऊपर करना, ऊपर को ले जाना। सही है। दूसरा काम क्या होता है, कंडक्ट फूड मटेरियल फ्रॉम फुट टू कैप्सूल, यानी फुट से कैप्सूल तक उसको लेके जाना, फूड मटेरियल को। ये भी काम किसका है, सीटा का होता है। सही है। अब देखिए कैप्सूल जब ऊपर चला जाएगा तो कैप्सूल के अंदर
क्या होगा ये आपको पता ही है, कैप्सूल के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर चेंजेस आएंगे और वहाँ पे स्पोर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्पोर्स जब बन जाएंगे तो कैप्सूल जब बस्ट होगा, यानी ये इसकी जो वॉल्स हैं वो फट जाएंगी, तो यहाँ से क्या होगा, आपकी हैप्लॉइड नॉन मोटाइल स्पोर्स जो है वो यहाँ से निकलेंगे। किससे? कैप्सूल से। है ये जब निकलेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये जो स्पोर्स होते हैं, इन स्पोर्स का क्या होगा, फिर जर्मिनेशन होगा एक फेवरेबल कंडीशन में। जब जर्मिनेशन होगा तो एक फिलामेंटस स्टेज जो है यहाँ पे आ जाएगी, फिलामेंटस स्टेज। जो फिलामेंटस स्टेज होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटोनीमा। जी हम देखो वहीं लौट के आ रहे हैं जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जो लास्ट क्लास में आपको बताया था, प्रोटोनीमा का डेवलपमेंट हो जाता है। तो जब प्रोटोनीमा बन जाएगा तो प्रोटोनीमा का जब डेवलपमेंट होगा तो यहाँ से क्या बन जाएगी, आपकी गैमीटोफाइट जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से हमने देखा कि जो स्पोरोफाइट थी, तो स्पोरोफाइट अपने न्यूट्रिशन के लिए किस पे डिपेंड कर रही थी, गैमीटोफाइट पे डिपेंड कर रही थी। क्लियर? तो इस तरह से हमने इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरी तरह से आपको समझा दिया है और ये इजीली आपको समझ में आ भी गया होगा। जी तो आज जो हमने कॉमन प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं इसकी, ये सारी कॉमन प्रॉपर्टीज़ थी। तो कल हम इनकी जो कैटेगरीज़ हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि इनमें 3 कैटेगरी पाई जाती हैं। एक लिवर वर्ड्स होते हैं पहली कैटेगरी में, दूसरी कैटेगरी में हॉर्न वर्ड्स होते हैं, और तीसरी जो कैटेगरी होती है वो मॉसेस की होती है। तो उनके जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनके बारे में हम कल आपसे बात करेंगे। है ये? उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि इनका जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है ब्रायोफाइट्स का, या जो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है और ये हमें क्यों पढ़ने चाहिए। ये क्योंकि जब आप प्लांट की बॉडी को पढ़ रहे हो, क्योंकि इस समय हम बॉटनी के सेक्शन में हैं, तो बॉटनी के सेक्शन में आपको जब तक ये पता नहीं चलेगा कि प्लांट वर्ल्ड की शुरुआत कहाँ से हुई थी या किस प्रकार से हमारी जो प्लांट्स हैं वो डेवलप हुए इस पृथ्वी पर, तो ये हम बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमें पहले मैंने आपको बताया कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं उनमें प्लांट्स के अलावा आपके एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी भी आते हैं, तो इसलिए हमने सबसे पहले ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ा था, उसके बाद हमने एल्गी को पढ़ा। अब हम ब्रायोफाइट्स पढ़ रहे हैं, ब्रायोफाइट्स के बाद हम टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, फिर एंजियोस्पर्म्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम प्लांट फिजियोलॉजी जो है वो पूरी तरह से पढ़ेंगे। सही है? तो आपको इजीली सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप इसको देखते जाएंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। सही है? और आपको क्वेश्चन करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। क्लियर? ओके बेटा, थैंक यू।